अच्छा चलो जी, करें स्टार्ट बेटा। अपना लास्ट टॉपिक, जो बच्चे रेगुलर जब से हमारा बैच चल रहा है, जब से आ रहे हैं, उनका ये लास्ट टॉपिक है। और जो बच्चे बीच में आए हैं उनको अभी टॉपिक ये लास्ट ही मान लो आप। इसके बाद मैं आपका जब भी पढ़ाऊंगा आपको इस चैप्टर को, तो आपको रिवीजन में पढ़ाऊंगा उसको। किसमें पढ़ाऊंगा? रिवीजन में। उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ अभी। ठीक है, तो 2 दिन लगेंगे, आज का दिन और कल का दिन। अब आज हमारी जो क्लास है 12th वालों की तो छुट्टी है, तो हमारी क्लास आज 1 घंटे होगी। कितने घंटे होगी? 1 घंटे। और 1 घंटे किसकी होगी? फिजिक्स की होगी। आगे बात समझ में। और बायोलॉजी की क्लास शायद मुश्किल होगा आपकी आज। हाँ ठीक है, तो इसलिए आपको कोई टेंशन लेना ही नहीं है। करें स्टार्ट, तो एजेंट डालो। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अर्थात बेटा बात समझे आप, अपन के जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सभी किसको फॉलो करती हैं? बोलो, कुछ ना कुछ रूल को फॉलो करेंगी तभी रिएक्शंस होंगी। तो हमारे क्लास 10th के अंदर हमें पता है कि प्रत्येक रिएक्शन लॉज ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करती है और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करती है। अर्थात कोई एटम कितने एटम से कंबाइन हो सकता है ये फॉलो करेगा। ऐसा थोड़ी अपन अपने हिसाब से कितने जोड़ रहे, कुछ ना कुछ उसके मास के हिसाब से अपन कंबाइन करते हैं। उसे बोलते हैं लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं बेटा? लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो लिखो एलिमेंट, एलिमेंट, एलिमेंट। कल आए थे क्या तुम? तो फिर तुम्हें तो लिखे रखा है शायद वो। हाँ तो मैं तो दोबारा शुरू से स्टार्ट कर रहा हूं, तो वहां पे लिखी रखा है ना लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन जो कल आए थे। तो लिखो, तुम बेटा लिखोगे नहीं? 11 का चल रहा है ये चैप्टर नंबर 1, ये 11th वाले हैं सारे। 12th की तो आज छुट्टी है। हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है बेटा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। क्या नाम है? मोल कॉन्सेप्ट, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन। लिखो द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो नए बच्चे हैं वो लिखेंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड, टू फॉर्म कंपाउंड is governed by some, is governed by some following basic rules, basic rules। अर्थात बेटा जब एलिमेंट कंबाइन होकर के, क्या एलिमेंट कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे भैया? कंपाउंड बनाएंगे। तो कंपाउंड बनाने के लिए उन्हें कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे, उन्हें क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आगे बात समझ में, जिसके अंतर्गत सबसे पहला अपन पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन, लॉज ऑफ मास कंजर्वेशन। अर्थात आप सबसे बेसिक रूल है बेटा मास कंजर्वेशन। आगे बात समझ में, अर्थात यदि अपन बात करें तो किसी भी रिएक्शन के अंदर ना तो मास को अपन क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जबकि क्या कर सकते हैं? वन फॉर्म चेंज इनटू अनदर फॉर्म। अर्थात जब अपन कोई भी रिएक्शन करेंगे तो रिएक्टेंट से क्या बनता है?
प्रोडक्ट बनता है। और रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट की। आगे बात समझ में। अगर पूरा रिएक्टेंट कंप्लीट होकर प्रोडक्ट बना लेगा तो बताओ मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल किसके हो जाएगा? मास ऑफ प्रोडक्ट के। जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो कभी भी ना तो कोई नया एलिमेंट आता है और ना कोई पुराना एलिमेंट वहां से जाता है। ओनली ऑन क्या होता है एलिमेंट का? रीअरेंजमेंट। क्या होता है बेटा? रीअरेंजमेंट। तो लिखो इसमें के अंदर लॉज ऑफ मास कंजर्वेशन के अंदर लिखो इट वॉज गिवन बाई, ये लिख लो, गिवन बाई लेवोसियर एंड टेस्टेड बाई लैंडोल्ट। टेस्ट किसने किया था इसको? लैंडोल्ट नाम के साइंटिस्ट ने किया था। आगे बात समझ में। लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, बेटा बात नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास नाइदर बी क्रिएटेड, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed in a balanced chemical reaction, but one form changed into another form, is called as mass of conservation। आगे बात समझ में। अब आप एक बात समझेंगे, यदि बेटा आपका रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट किसमें हो चुका है? प्रोडक्ट में, तो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट की। ये बात याद रख लोगे तो लिख लेंगे आगे चल के उसी में। अगर आपने नहीं लिखा है, लिख रखा है तो अच्छी बात है, और नहीं लिख रहा है तो लिखेंगे इफ रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट किसमें हो चुका है बेटा? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, तो बताओ भैया क्या हो जाएगा? मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट। होगा कि नहीं होगा? जब पूरा रिएक्टेंट कंप्लीट होकर क्या बना लेगा बेटा? प्रोडक्ट बना लेगा। तो बताओ मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल किसके हो जाएगा? मास ऑफ प्रोडक्ट की। आगे बात समझ में। अब दूसरी कहानी क्या हो सकती है कि यदि पूरे रिएक्टेंट ने रिएक्शन ही नहीं की, ऐसा भी तो हो सकता है रिएक्टेंट का 40 ग्राम ही रिएक्शन कर पाया हो, तो पूरा मास बराबर कर सकते हैं क्या? बोलो भैया नहीं करेंगे। तो फिर क्या लिखेंगे? मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस अनरिएक्टेड पार्ट ऑफ रिएक्टेंट। आगे बात समझ में। तो लिखेंगे, ये बनाओ पहले तो आराम से, ये बना लिया बेटा। अब एग्जांपल समझ लो पहले इसका। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया बेटा H2 गैस प्लस I2 गैस इन कन्वर्ट टू HI गैस, यही है। आगे बात समझ में। अब मेरे को बताओ, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 ग्राम। दो का कितना हो गया? 2 ग्राम। मैंने कहा है कि जब अपने को ग्राम में कोई वैल्यू नहीं देगा, तो जितना एलिमेंट का एटॉमिक मास है वही उसके ग्राम के बराबर हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो हाँ H2 प्लस I2 इन कन्वर्ट टू HI। ठीक है। अब देखो, अब बताओ, अगर मैं बात करूं बेटा तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। कितना होता है? 1।
आयोडीन का एटॉमिक मास होता है 127। कितना होता है? 127। तो 127 इंटू 2 करोगे तो 254 आएगा क्या? जब 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्शन करता है 254 ग्राम आयोडीन से, तो बताओ भैया कितना बनेगा? 256 ग्राम क्या बनेगा? HI बनेगा कि नहीं बनेगा? अब मेरे को बताओ आप, रिएक्टेंट के अंदर हाइड्रोजन कितने बेटा? बोलो। 2। और रिएक्ट प्रोडक्ट में कितने? आयोडीन कितने रिएक्टेंट में? प्रोडक्ट में कितने? तो क्या कोई नया एलिमेंट आया है इसके अंदर? क्या कोई पुराना गया है कहीं? क्या हुआ है? रीअरेंजमेंट। क्या हुआ है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। आगे बात समझ में? तो क्या अपन बोल सकते हैं क्या, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते भैया? बोलो, बताओ भैया। 2 प्लस 254 कितना हो रहा है? 256 हो रहा है। और इक्वल करोगे तो 256 क्या आ रहा है ये? तो बताओ मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू क्या आ गया? मास ऑफ प्रोडक्ट। आया समझ में? नहीं आया? आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल, N2 गैस प्लस 3H2 गैस इन कन्वर्ट टू NH3 गैस। आगे बात समझ में? अब बताओ भैया, नाइट्रोजन का एक का जो मास होता है वो होता है 14 ग्राम, हाइड्रोजन का एक का मास होता है 1 ग्राम। अब आप मेरे को बताओ मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल आ रहा है कि मास ऑफ प्रोडक्ट के? ठीक है, ये क्वेश्चन उतारो, फिर अपन एक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपको ये थोड़ी देगा पेपर के अंदर। पेपर के अंदर तो हम कराएंगे जो देगा, ये तो बस समझाने के लिए। कर लिया? ये कितना आया? बोलो भाई। ये देखो 28 ग्राम प्लस 6 ग्राम इक्वल टू 34 ग्राम आ रहा है कि नहीं आ रहा? इन दोनों को ऐड करोगे तो ये भी 34 ग्राम है बेटा, और ये भी किसका है? 34 ग्राम है। आगे बात समझ में? तो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो गया मास ऑफ प्रोडक्ट के। बोलो, नहीं आया? नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ? चलो बताओ, नाइट्रोजन कितने हैं? 2। एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14। 14 इंटू 2 करोगे तो 28। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 ग्राम। यदि आपको दिख रहे हैं 6 दिख रहे हैं मेरे को, तो यहाँ 3 ये रहे और 2, 3 दूनी 6, तो 1 का 1 है तो 6 का 6, तो 6 ग्राम ये हो गया। अगर यहाँ देखोगे तो नाइट्रोजन कितना है बेटा? हाइड्रोजन कितना है? 6। ये 3 तो ये रहे और 2 ये रहे, 3 दूनी 6, तो 34 ग्राम आ रहा है। आ गया? चलो अब एक क्वेश्चन आप मेरे को करके बताओ। लिखो, क्वेश्चन है, what weight of BaCl2 would react with 24.4 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट। हाँ तो ये कर लो ना एक बार और। सोडियम सल्फेट टू प्रोड्यूस 46.6 ग्राम of BaSO4 and 23.4 ग्राम of सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी, बोलो भाई, ये क्वेश्चन है आपका। चलो जी, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा पेपर के अंदर, करें सॉल्व।
एक बार उतारो इसको। चलो भाई करें स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ो और काम की बातें निकालो। ठीक है, देखो, व्हाट वेट ऑफ BaCl2 would react with 24.4 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट टू प्रोड्यूस 46.6 ग्राम BaSO4, 23.4 ग्राम सोडियम क्लोराइड। ये दे रहा है। अब बताओ, अगर अपन सबसे पहले लिखना आना चाहिए बेटा रिएक्शन, क्या लिखना आना चाहिए, रिएक्शन। तो बताओ क्या होती है रिएक्शन, BaCl2 इसे बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बेरियम क्लोराइड। जब सोडियम सल्फेट से रिएक्शन करता है, सोडियम सल्फेट का मतलब है Na2SO4। क्या होता है, Na2SO4। तो आपको क्या देता है बेटा, बोलो, बेरियम सल्फेट देता है। ये क्या देता है, बेरियम सल्फेट। उसके बाद में प्लस 2NaCl, यही देगा कि नहीं देगा, बोलो। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या नहीं है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्लास 10 के अंदर पढ़ के आए हो आप, इसको पढ़ के आए हो। देखो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इसके पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, ये इसके नेगेटिव से जुड़ जाएगा। आगे बात समझ में। तो बेरियम +2 में होता है, क्लोरीन -1 में होता है, लेकिन यहाँ सोडियम +1 में होता है, सल्फेट -2 में होता है, तो इसलिए 2 लग रहे हैं ये, और यहाँ भी 2 लग रहे हैं। आगे बात समझ में। अब अपन को सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो बेरियम क्लोराइड कितना है भैया, ये तो आपको पूछा है, तो मैंने बोल दिया कि X ग्राम है। कितना है बेटा, X ग्राम। कोई परेशानी, कितने से रिएक्शन कर रहा है, 24.4 ग्राम से रिएक्शन कर रहा है। और कितना दे रहा है बेरियम सल्फेट, 23.4 ग्राम। और सोडियम क्लोराइड कितना दे रहा है, 46.6 ग्राम को दे रहा है बेरियम सल्फेट। और 23.4 ग्राम क्या दे रहा है, 23.4 ग्राम दे रहा है सोडियम क्लोराइड। अब बताओ, सोडियम क्लोराइड दे रहा है, 2NaCl की वैल्यू दी है ये, बोलो। 2NaCl की रिएक्शन, 2NaCl की वैल्यू दी है या NaCl की वैल्यू दी है ये, 2NaCl की। क्योंकि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के अंदर अपन ने लिखा है बैलेंस केमिकल रिएक्शन। क्या लिखा है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है बेटा, आंसर अपनी तरफ से आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, अब आपको बस ये भी पता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल किसके होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के। होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर आ गया, मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो मास ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, X + 24.4 इक्वल टू 46.6 + 23.4। होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। आप क्या कर दोगे, इसको ऐड कर दो सीधे। लो भाई, ऐड कर दो। आपने ऐड किया तो X + 24.4, 6 और 4 0.6 और 3 9 0 और 4 और 2 6 70 आ रहा है क्या, ये 70 ग्राम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मेरे को यदि X निकालना है तो आप मैथ के अंदर खूब पढ़ के आए हो सभी बच्चे, नहीं पढ़ के आए, बोलो। X इक्वल टू क्या आ जाएगा, 70 - 24.4 ग्राम आएगा कि नहीं आएगा। अब 70 में से कम करना है, तो 70 में से कम करोगे तो 6 बचा, ये 9 बच गया। 9 में से 4 कम करोगे तो 5 बच गया, ये 6 बच गया। 6 में से 2 करोगे तो 45.6 ग्राम। अगर आप X की जगह 45.6 ग्राम रखोगे तो आप इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी बेटा, सेम आ जाएगी। तो सेम यदि आ जाती है तो क्या वह रिएक्शन लॉज ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करेगी नहीं करेगी, बोलो भैया, करेगी। तो ये क्या करती है, फॉलो करती है नहीं करती, करती है। बना लो, क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं अपने को।
लिख लिया। अब एटम डालो सेकंड। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। इसका दूसरा नाम और है बेटा ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। क्या नाम है? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो वो भी लिख लो आप, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है। गिवन बाय प्राउस्ट। एक प्राउस्ट नाम का साइंटिस्ट था, उसके द्वारा क्या दिया गया था? ये लॉ दिया गया था। ठीक है। अब ये लॉ ये कहता है बेटा कि आप यदि कोई मॉलिक्यूल बना रहे हो, क्या बना रहे हो? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल बनाने पर जो एटम कंबाइन होंगे उसके अंदर क्या होंगे? एटम कंबाइन होंगे। वो किस में लेंगे? फिक्स रेशियो के अंदर कंबाइन होंगे। किसके अंदर होंगे? फिक्स रेशियो के अंदर। ना वो इस पर बात पर डिपेंड करेंगे कि उनका सोर्स क्या रहा है, उनका फिजिकल मेथड क्या रहा है, वो बनाए किससे गए। जैसे मैंने कहा बेटा, एग्जाम्पल समझ लो पहले। जैसे मैंने कहा H2O, क्या बेटा? H2O। H2O का मतलब जानते हो क्या होता है? वाटर, पानी। आप बताओ इस ये किस किस से मिलकर बनाया बेटा? H और O से मिलकर बनाया क्या? बोलो भैया। अब बताओ H का कितने H है यहाँ? 2। एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का 16 है। इनके एटॉमिक मास हो गए। ठीक है। अगर मुझे इसका रेशियो निकालना पड़े, सिंपलाइज रेशियो निकालना पड़े, तो 1 रेशियो क्या आ रहा है? 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब जब भी ये जो पानी है, अगर आप बेटा ले लो रिवर वाटर, क्या ले लो? रिवर वाटर, नदी का पानी ले लो, या ले लो टैप वाटर। बिल्कुल बिल्कुल, टैप वाटर ले लो या डिस्टिल्ड वाटर ले लो। मतलब आप कोई सा ही पानी उठा के देख लो, नाली का पानी ले आओ, कहीं का ही पानी ले आओ, हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भी प्रपोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा? 1:8। क्या आएगा बेटा? 1:8। 1:2 जो आप बोल रहे हो, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी को बता रहा है। इसकी क्या बता रहा है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी को बोलते हैं अपन कोवैलेंसी। क्या बोलते हैं? कोवैलेंसी। आगे बात समझ में, उसकी बात नहीं कर रहे हम तो ये कह रहे हैं कि जो इसका मास है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन जब भी पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे, वो बाई मास के 1:8 के फॉर्म में ही क्या मिलेंगे भैया? कंबाइन होंगे। चाहे वो आप रिवर वाटर ले लो, टैप वाटर ले लो या डिस्टिल वाटर ले लो। आगे बात समझ में? तो लिख लो इसका स्टेटमेंट क्या है, लिखो। According to this law, according to this law, according to this law, a given compound, according to this law, a given compound always contain, a given compound always contain exactly
द सेम proportion exactly, the same proportion exactly, the same proportion of element by weight, of element by weight. नेक्स्ट आंसर लिखो, इट डज नॉट डिपेंड, it does not depend, it does not depend source, it does not depend source comma method of preparation, method of preparation बनाने की विधि, method of preparation, method of preparation and the source of the source of element, source of element by which these are obtained. लेने देने का मतलब एक ही है बेटा कि जब भी एटम कंबाइन होंगे तो उनका प्रोपोर्शन सेम रहेगा। वो ना तो इस बात पर करेंगे डिपेंड कि उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उनका सोर्स क्या है, कहाँ से लिए गए, उनको कोई लेना देना ही नहीं है। अब एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिखो भैया। जैसे मैंने कहा H2O, क्या कहा बेटा, H2O। अब आप जानते हो H2O के अंदर एक तो है हाइड्रोजन और एक कौन है बेटा, ऑक्सीजन, है या नहीं है, बोलो। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 होता है और एक ऑक्सीजन का होता है 16। कितना होता है, 16। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 2 है। 2 है या नहीं है, तो एक का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो यदि निकालोगे आप तो 2:16 है या नहीं है, बोलो भाई। यदि इसे सिंपलेस्ट रेशो में करोगे तो 1:8 आएगा कि नहीं आएगा। अब भैया जब भी पानी की बात करोगे तो पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहने वाला है वो कितना रहेगा, 1:8। अब चाहे ये पानी आप कहीं का ही ले आओ भैया, ये पानी आपका मन करे जहाँ का ले आओ। अगर किसी का मन है कि भैया ये टैप वाटर हो, क्या हो बेटा, टैप वाटर। टैप वाटर का मतलब नल का पानी हो। दूसरा रिवर वाटर, ठीक है। उसके बाद में सी वाटर और डिस्टिल वाटर, डिस्टिल्ड वाटर ETC। मतलब आप कहीं का ही पानी ले लो, इन सभी में भैया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहने वाला है, 1:8। आगे बात समझ में, बनाओ फटाफट। तुम्हारा ग्रुप बना दिया सर ने, ग्रुप बना दिया तुम्हारा, नहीं बनाया। फीस किसकी जमा हो गई, 1 2, इसकी भी हो गई शायद, तुम्हारी भी हो गई फीस जमा, वो तो गई कल शायद, कल आए थे तेरे को, पापा तो आए थे तुम्हारे कल, तुम्हें पता नहीं अगर बात नहीं होती क्यों। अपोजिशन में हो गया तुम, अपोजिशन में हो घर में, अपोजिशन में हो गया। चलो कोई ना, चलो अब बात करें अपन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल की बात करें तो लिखेंगे बेटा एग्जाम्पल।
Proust worked with two samples of cupric carbonate। ठीक है, जो प्राउस नाम का साइंटिस्ट था उसने क्यूप्रिक कार्बोनेट के 2 सैंपल यूज किए। कितने सैंपल यूज किए बेटा? 2। एक तो लिया नेचुरल सैंपल और एक लिया सिंथेटिक सैंपल। जब उसने देखा गया कि कार्बन का, ऑक्सीजन का और कॉपर का जो रेशियो है, जितना नेचुरल सैंपल के अंदर आ रहा था उतना ही किसके अंदर आ रहा था? सिंथेटिक के अंदर। आगे बात समझ में, टेबल बना लेंगे, छोटी टेबल है, एनसीईआरटी बना रखी है, इतना ज़्यादा यूज नहीं है लेकिन आपको आना चाहिए। आगे बात समझ में, एनसीईआरटी को अपन कवर कर ही रहे, उसके अलावा जो भी कर रहे हैं वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी को अपन पूरा पढ़ेंगे। आगे बात समझ में, तो लिख लेंगे, एक तो होता है बेटा नेचुरल सैंपल और एक होता है सिंथेटिक सैंपल। जब अभी बता रहे हैं, टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लेना, सारी चीजें अपन क्लियर कर देंगे आपको। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे अपन परसेंट ऑफ कॉपर, उसके बाद देखेंगे परसेंट ऑफ कार्बन, उसके बाद देखेंगे परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। आगे बात समझ में, क्यूप्रिक है, क्या है बेटा? क्यूप्रिक कार्बोनेट। क्यूप्रिक कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Cu2CO3। आगे बात समझ में, एक होता है क्यूप्रस और एक होता है क्यूप्रिक। तो क्यूप्रिक होता है जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, उसमें तो आता है क्यूप्रिक, और जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तब आता है क्यूप्रस। क्या आता है? क्यूप्रस। जब इन्होंने देखा कि परसेंट कॉपर कितना है, परसेंट कार्बन कितना है, परसेंट ऑक्सीजन कितना है, तो इनको पता चला बेटा कि 51.35% तो इसके अंदर क्या है? कॉपर है। ठीक है, 9.74 क्या है? कार्बन है, और 38.91% क्या है इसके अंदर? ऑक्सीजन। ये नेचुरल के अंदर देखा, लेकिन जब इन्होंने सिंथेटिक में देखा गया तो सिंथेटिक में भी बेटा सेम ही क्या आ रहा था? बोलो, 38.91। मतलब आपको जब भी अपन ने रेशो देखा तो सभी का एक ही आ रहा था। तो कहने का मतलब आ गया कि ये सोर्स पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। मतलब जब भी एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो उनको सोर्स से लेना देना कुछ है ही नहीं, वो तो अपने फिक्स रेशियो के अंदर क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। और बाई मास क्या होते हैं बेटा? बाई मास। आगे बात समझ में, बाई मास का मतलब अलग होता है और बाई नंबर का मतलब अलग होता है। पैरों में आते हैं नंबर तो, और मास आता है सर पे। ये बात याद रखेंगे आप। जैसे हाइड्रोजन का नंबर पूछूं तो 1 और मास भी बनाता है, वो तो किस्मत है उसकी। लेकिन मैं लिथियम का पूछूं तो लिथियम का नंबर आता है 3 और मास आता है 7। आगे बात समझ में, बनाओ ये लिख लेना इधर, नेचुरल सैंपल और एक सिंथेटिक। ठीक है भैया, बनाओ फटाफट। अब आप मेरे को एक क्वेश्चन करके बताओगे, अभी मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है, और क्वेश्चन को पढ़ते ही अगर ये पेपर में आता है तो बच्चे क्या है, काफी बार तो वैसे ही पागल हो जाते हैं कि करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 लाइन का। बना लिया ये? चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो अब।
देखो फटाफट क्वेश्चन को साथ के साथ लिखते चलेंगे आप। देखो वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाई treating 2.16 gram of metallic copper with nitric acid, and subsequent ignition was 2.70 gram. अब एक एक्सपेरिमेंट ये किया, अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। इन another experiment 1.15 gram of copper oxide on reduction क्या हुआ, on reduction yield 0.92 gram of copper, so that the results illustrate the law of constant composition। बताओ भाई, अगर आपको ये क्वेश्चन कहीं मिल जाए तो आप इससे बातचीत करोगे या छोड़ोगे इसको ऐसे ही? हैं? इससे बातचीत नहीं करोगे? क्यों? ये सबसे इजी है। अब देखो, लिख लिया बेटा क्वेश्चन? कुछ आया समझ में? अपन करने की स्थिति में इसको नहीं है, कोई बात नहीं। इसने कहा है, अब देखो, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग 2.16 ग्राम 2.16 ग्राम मेटेलिक कॉपर। जब आपने कॉपर ऑक्साइड का प्राप्त हुआ, जब 2.16 मेटेलिक कॉपर को आपने नाइट्रिक एसिड के साथ में क्या किया है बेटा? बोलो, हीट किया है या फिर रिएक्शन करवाई है, ठीक है। उसका सब्सिक्वेंट
कितना है 2.70 ग्राम। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है उसका जो प्रोडक्ट बना है कॉपर ऑक्साइड, उसका वेट कितना दे रखा है 270 ग्राम। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या कहा है बेटा कि आपको 1.15 ग्राम कॉपर ऑक्साइड 1.15 ग्राम कॉपर ऑक्साइड ऑन रिडक्शन यील्ड 0.92 ग्राम कॉपर, कितना दे रहा है 0.92 ग्राम कॉपर। तो सो दैट द रिजल्ट्स इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो मतलब आपको बताना है कि ये जो काम हो रहा है इसके अंदर कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहने वाला है। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं इसका सॉल्यूशन लेके। अब आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें, बस आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए बोर्ड पर। कहाँ होना चाहिए बेटा बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, और उसके बाद अपन बात करेंगे बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर बोलो भैया 2, क्योंकि दोनों एक्सपेरिमेंट किए हैं इन्होंने। अब सभी का ध्यान सामने। सबसे पहले कहा है कि आपको वेट ऑफ कॉपर कितना है बेटा, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग 2.16 ग्राम मेटल कॉपर, मतलब 2.16 ग्राम कॉपर है या नहीं है बोलो। यहां तक कोई परेशानी किसी को? ठीक है। इसका सब्सिक्वेंट क्या बनेगा, मतलब कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो वेट ऑफ CuO कितना दे रखा है 2.70 ग्राम, कोई परेशानी किसी को? ठीक है। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखो, आपको इधर निकालना है वेट ऑफ कॉपर कितना दे रखा है भैया, वो ये तो क्या दे रखा है अनदर एक्सपेरिमेंट 1.15 ग्राम कॉपर ऑक्साइड है। तो इसमें से कॉपर कितना है 0.92। अब उल्टा लिखोगे तो उल्टा आंसर आएगा। तो कितना है बेटा 0.92 ग्राम, कोई परेशानी? ठीक है। और वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना भैया 1.15 ग्राम, कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। ये मैंने इतनी थ्योरी में से निकाला है जो डाटा मेरा काम का है। अब मेरे को चाहिए यहाँ वेट ऑफ ऑक्सीजन, क्या चाहिए वेट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए। अब बताओ कॉपर ऑक्साइड 2.70 ग्राम है, जिसमें से कॉपर 2.16 ग्राम है। तो क्या शेष 2.70 में से 2.16 को कम कर दूंगा तो शेष बचा हुआ ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा बोलो। तो बताओ भैया 2.70 माइनस 2.16 करोगे तो बताओ 10 में से 6 गए तो 4 बचे, ये 6 में से गया तो 5 बचा और 2 में से 2, मतलब 0.54 ग्राम क्या आ गया भैया ऑक्सीजन आ गया। क्या कोई परेशानी? इसके बाद इधर देखो, अगर मुझे यहाँ भी वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालना पड़े तो बताओ टोटल कॉपर ऑक्साइड है 1.15 ग्राम, कॉपर है 0.92 ग्राम, तो शेष दोनों का डिफरेंस किसको बताएगा ऑक्सीजन को बताएगा। क्या तो बताओ 1.15 में से कम करोगे 0.92 तो बताओ 5 में से 2 गए तो 3 बचा, और ये 11 में से 2 गए तो 11 में से 9 गए तो 2 बचेगा, तो 0.23 ग्राम आएगा कि नहीं आएगा। अब आपको क्या क्या मिल गया है बताओ भैया बोलो, कॉपर और ऑक्सीजन मिल गया है। अब अपने को चाहिए रेशियो, क्या चाहिए रेशियो, कौन कितना वेट में क्या कर रहा है भैया कंबाइन कर रहा है। तो बताओ यदि आपको सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए तो जो बच्चे स्टार्टिंग से आ रहे हैं वो मेरे को बताओगे, आप क्या बताओगे बताओ कि जब भी अपन सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं तो बताओ बड़े नंबर में छोटे नंबर का भाग देते हैं नहीं देते। तो बताओ यदि अपन बात करें रेशियो की तो कॉपर रेशियो ऑक्सीजन निकालना है, और यहाँ भी मेरे को क्या निकालना है भैया कॉपर रेशियो ऑक्सीजन, यही तो पूछा है और यही अपन को फाइंड करना है, क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि एलिमेंट जो कंबाइन हो रहे हैं उनका रेशियो क्या रहता है फिक्स। तो बताओ कॉपर कितना है भैया 2.16 ग्राम है क्या, डिवाइड बाई 0.54 करोगे क्या बोलो, छोटा नंबर है तो सिंपलेस्ट रेशियो हमेशा छोटे नंबर से निकाला जाता है। रेशियो 0.54 डिवाइड बाई 0.54, कोई परेशानी किसी को बताओ। अब आप इधर देखो कॉपर का कितना है वेट 0.92 डिवाइड बाई 0.23, रेशियो 0.92 डिवाइड बाई 0.23 डिवाइड बाई 0.23, करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि छोटे नंबर से हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो निकाला जाता है।
आगे बात समझ में। जब आप इसका भाग इसके अंदर दोगे तो लगभग 4 बार जाएगा, और ये कितना आ गया 4:1। जब आप 0.23 का भाग दोगे इसके अंदर तो ये भी 4:1 ही आएगा। तो क्या आपने दोनों एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट थे, तो दोनों का रेशो तो क्या आया सेम। अर्थात कॉपर और ऑक्सीजन जब भी कंबाइन होते हैं उनका रेशो क्या रहता है 4:1। आगे बात समझ में। तो क्या ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। एक बार बना लो ये। दिख रहा है पूरा? चलो बनाओ। चलो और पढ़ोगे या बहुत है? हैं? बहुत है क्या? फिजिक्स कम आता है क्या समझ में? फिजिक्स को पढ़ो। बायो वालों को यही होती है परेशानी। मेरे को बायो समझ में नहीं आती थी, मैं बायो का खुद, मैं बायो का था खुद, मेरे को बायोलॉजी समझ में नहीं आती। तो तुम तो फिजिक्स की कह रहे हो, फिजिक्स भी नहीं आ रहा, बायोलॉजी भी नहीं आ रही, तो अकेली केमिस्ट्री क्या करेगी? कोई ना बेटा, सारी सब्जेक्ट बिल्कुल सेम नंबर की हैं। फिजिक्स भी 56 का है, केमिस्ट्री 56 का है, बायोलॉजी भी 56 का है। 44 नंबर के आपके हैं प्रैक्टिकल। 56 का पेपर तुम्हारे सीबीएसई वाले हो तुम, तुम्हारे 70 का होता है। 70 + 30 जब 100 होते हैं। और आरबीएसई वालों को 56 + 44, मतलब 44 नंबर तो आपके स्कूल वालों के हाथ में है और तुम्हारे 30 नंबर हैं। आगे बात समझ में? आज इतना ही रखते हैं, ठीक है? बाकी बातें करेंगे अपन